अच्छा बच्चे, लास्ट टाइम हम लोगों ने जो क्लास थी आप लोगों की वो अनकम्प्लीट रह गई थी। आई थिंक सो मैंने ये आपको सिलेक्शन ऑफ रिसर्च टॉपिक्स तक पढ़ा लिया था। आई थिंक इतने तक पढ़ा लिया था। एम आई राइट? मैं सही बोल रहा हूँ? आपको यहाँ तक पढ़ाया था मैंने, सिलेक्शन ऑफ रिसर्च एरिया। अच्छा बच्चे, तो आज पढ़ेंगे हम रिसर्च क्वेश्चंस। ठीक है। रिसर्चर के क्या क्वेश्चन होते हैं, रिसर्च के क्या क्वेश्चन होते हैं आप जब रिसर्च करने जा रहे होते हैं। ठीक है, तो आपके जहन में क्या सवाल होते हैं, कौन कौन से क्वेश्चंस को आप जो है वो आपको सॉल्व करना होता है, किन क्वेश्चंस को आपने जो है मॉडिफाई करना होता है। ठीक है, तो वो तमाम चीज़ें जो है रिसर्च क्वेश्चंस के अंदर आ जाती हैं, जो कि आपका ऑब्जेक्ट भी कहलाती हैं। आपका जो ऑब्जेक्ट है, जो आपका टॉपिक है, द इन्वेस्टिगेटर मस्ट टेक श्योर दैट ही हैज़ अ रिसर्च क्वेश्चन, यानी कि कौन सा क्वेश्चन, कौन सा ऑब्जेक्ट, कौन से टाइटल पे काम करने जा रहा है। द क्वेश्चन इज क्लियर एंड स्पेसिफिक, यानी कि आपका जो टॉपिक है, टाइटल है, वो क्लियर हो, स्पेसिफिक हो। इट रिफ्लेक्ट्स द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द स्टडी, उसके कुछ मकासद हों, ऑब्जेक्टिव हों, कि किस ऑब्जेक्टिव पे काम करने जा रहे हैं। ठीक है, क्या मकासद हैं, क्यों कर रहे हैं काम। ठीक है। इट हैज़ नो आंसर बाय कॉमन सेंस, जिसका जवाब जो है वो कॉमन सेंस से ना हो, जबकि यानी कि रिसर्च करने के बाद पता चले, बाद जवाब आए, तो वो एक अच्छी रिसर्च होती है। इट हैज़ नो आंसर इन द लिटरेचर, ना ही जो आप लिटरेचर रिव्यू करेंगे उसमें जवाब होगा। जब तक आप काम करेंगे बेस्ट, जब रिजल्ट्स आएंगे तब जाके आपके पास जवाब आएगा। ठीक है। फाइंडिंग एन आंसर टू द क्वेश्चन विल सॉल्व और एटलीस्ट हेल्प इन सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स टू बी स्टडी। जब आप स्टडी करेंगे, जब आप काम करेंगे, एक्सपेरिमेंटल काम करेंगे, तब जाके आपको उस सवाल का जवाब मिलेगा और फाइंडिंग्स मिलेंगी। सही है बच्चे? अच्छा, ड्यूरिंग अ लिटरेचर रिव्यू। अच्छा, लिटरेचर रिव्यू करने के लिए जस्ट लाइक आपको एक टॉपिक दिया जाता है तो आप लिटरेचर रिव्यू करते हैं। लिटरेचर रिव्यू का मकसद ये है कि आप बहुत सारा सेकेंडरी डेटा गैदर करते हैं, यानी कि आप अपने पास जो है बहुत सारे डेटा को फाइंड आउट करते हैं, फिर स्टडी करके उस डेटा को समराइज करते हैं। ठीक है। कम से कम आपके पास एक रिव्यू लिटरेचर लिखने के लिए, लिटरेचर रिव्यू लिखने के लिए या रिव्यू आर्टिकल लिखने के लिए आपको कम से कम 200 से 300 रिसर्च पेपर्स की ज़रूरत पड़ती है, तब जाके आप एक रिसर्च पेपर यानी कि लिटरेचर रिव्यू लिख सकते हैं। ठीक है, या रिव्यू लिटरेचर लिख सकते हैं। ठीक है, तो रिव्यू पेपर लिखने के लिए कि 200 आर्टिकल्स, 200 आर्टिकल्स कम नहीं होते, बहुत ज़्यादा होते नंबर ऑफ। ठीक है, उनकी स्टडी की जाती है, तब जाके आप एक पेपर जो है प्रॉपरली लिख पाते हैं। तो इस तरह जो है डूइंग लिटरेचर रिव्यू के करने के लिए आपको बहुत सारे लिटरेचर की ज़रूरत होती है। आगे चलते हैं। व्हाट इज़ लिटरेचर रिव्यू? अब आप लोग ये सोच रहे हैं कि लिटरेचर रिव्यू क्या है, किस तरह इसको हम डिफाइन करेंगे। लिटरेचर रिव्यू सर्वे साइंटिफिक आर्टिकल्स, बुक्स, मेडिकल जर्नल्स, डिसर्टेशन एंड अदर सोर्सेज। यानी कि लिटरेचर रिव्यू क्या होता है कि ऑलरेडी रिकॉर्डेड डेटा होता है, ऑलरेडी डॉक्यूमेंटेड डेटा होता है, ऑलरेडी रिपोर्टेड डेटा होता है। जस्ट लाइक कहाँ से मिलेगा? साइंटिफिक आर्टिकल्स, जो आर्टिकल्स पब्लिश हो चुके हैं जर्नल्स में, वहाँ से मिलेगा आपको। ठीक है, डेटा बुक्स में मिलेगा, मेडिकल जर्नल्स में से मिलेगा। डिसर्टेशन का मकसद होता है थीसिस, थीसिस से मिलेगा, चाहे वो एमएससी की थीसिस हो, एमफिल की थीसिस हो, या पीएचडी की थीसिस हो, या पोस्ट डॉक्टरेट की थीसिस हो। ठीक है, एंड अदर सोर्सेज, और भी बहुत सारी सोर्सेज हैं जिससे ये डेटा मिल सकता है। रिलेवेंट टू पर्टिकुलर इश्यूज, एरियाज ऑफ रिसर्च। ठीक है, किससे रिलेवेंट हो? पर्टिकुलर इशू जिस पे आप काम करने चाह रहे हो। एरिया ऑफ रिसर्च, रिसर्च के एरिया में हो। ठीक है, आर थ्योरी प्रोवाइडिंग डिस्क्रिप्शन, समरी एंड क्रिटिकल एवोल्यूशन ऑफ ईच वर्क, यानी कि तमाम वर्क का समरी भी हो, क्रिटिकल एवोल्यूशन भी हो, तो ये कहलाता है लिटरेचर रिव्यू। ठीक है बच्चे, आगे चलते हैं। पर्पस ऑफ लिटरेचर रिव्यू, क्या मकसद होता है, क्या पर्पस होता है, क्यों हम करते हैं रिसर्च। ठीक है। प्लेस ईच वर्क इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इट्स कंट्रीब्यूशन टू अंडरस्टैंडिंग द सब्जेक्ट अंडर रिव्यू। सबसे पहले जो है आपको सब्जेक्ट समझने की जरूरत होती है, टाइटल क्या है। ठीक है, टाइटल जब आप लोगों को समझ में आ जाता है, किसी भी चीज़ का चैप्टर समझ में आ जाता है, तो आप क्या करते हैं, तो आप जो है रिव्यू लिटरेचर लिखने। जस्ट लाइक एक बुक है, आप अगर मार्केट में जाते हैं कोई बुक लेने के लिए, तो आपको पता होता है कि किस टाइटल की बुक आपको लेनी है, कि बुक का क्या टाइटल है। ठीक है, तो बुक्स तो आपको पता है कि थाउजेंड्स की जो है क्वांटिटी के अंदर मौजूद होती हैं, लेकिन आपके पास स्पेसिफिक टॉपिक होता है, आपके जहन में एक स्पेसिफिक चीज़ होती है, कहानियों की बुक लेनी है, किस आथर की बुक लेनी है। तो इस तरह से रिव्यू लिटरेचर के लिए भी आपको माइंड बनाना पड़ता है, तब जाके आप रिव्यू लिटरेचर लिखते हैं। तब आपके पास स्पेसिफिक टॉपिक होता है, स्पेसिफिक रिसर्च होती है, स्पेसिफिक आपके पास जो है टाइटल होता है। अच्छा, डिस्क्राइब द रिलेशनशिप ऑफ ईच वर्क टू द अदर्स अंडर कंसिडरेशन।
जब आप जाहिर बात है आप लिटरेचर रिव्यू करते हैं, बहुत सारा डेटा गैदर करते हैं, बहुत सारा डेटा को ब्राउज करते हैं, तो फिर आप क्या करते हैं कि अपने टाइटल के साथ उसका रिलेशनशिप सर्च करते हैं कि कितनी सिमिलरिटीज हैं, हमारा जो है टॉपिक उसका रिलेशनशिप कितना है बाकी लोगों के साथ। जैसे लाइक आपने एक जो है क्रॉप पे आपने जो है वो टॉपिक सिलेक्ट किया कि मुझे इस क्रॉप पे स्टडी करनी है, तब आप जाके क्या करेंगे, तमाम बुक्स में उस क्रॉप जो बाकी लोगों ने काम किया है क्रॉप में, वो डेटा आप क्या करेंगे, वो समराइज करेंगे, निकालेंगे डेटा। उसके बाद अपने काम जो आपका काम है और बाकी लोगों का काम है, उनको आप क्या करेंगे, उनको कंपेयर करेंगे, उनकी रिलेशनशिप को आप चेक करेंगे। तो इस तरह का जो डेटा होता है ये क्या कहलाता है, ये रिव्यू लिटरेचर में होता है। अच्छा, आइडेंटिफाई न्यू वेज टू इंटरप्रेट एंड शेड लाइट ऑन एनी गैप्स इन प्रीवियस रिसर्च। अच्छा, उसके बाद आप क्या करते हैं, न्यू वेज को सर्च आउट करते हैं, इंटरप्रिटेशन करते हैं, ठीक है, और जो है उन के जो प्रीवियस रिसर्च होती है, प्रीवियस जो काम होता है, उनको देख के आपको एक नई इंकरेज मिलती है कि इन्होंने इस चीज़ पे काम किया है, इस एंगल पे काम किया है, मैं डिफरेंट डायरेक्शन और एंगल पे काम करता हूँ, ठीक है। इस तरह से जो है आपके अंदर इंकरेज भी होती है, आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस भी प्लस होता है। तो ये सारी चीज़ें कब होती हैं, जब आपके पास डेटा गैदर हो, जब आप लिटरेचर को रिव्यू करें, लिटरेचर को जमा करें, सही है। उसके बाद रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स अमंग सीमिंगली कॉन्ट्राडिक्टरी प्रीवियस स्टडीज। उसके बाद आप जो है जितने भी आपके जो हैं माइंड के अंदर, थॉट के अंदर कन्फ्लिक्ट्स हैं, यानी कि जो आपके अंदर जो हैं कन्फ्यूजन्स हैं, एरर्स हैं, या जो भी आपके पास चीज़ें हैं, वो आप प्रीवियस स्टडीज से सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, आइडेंटिफाई एरियाज ऑफ पीयर रिसर्च टू प्रिवेंट डुप्लीकेशन टू ऑफ इफर्ट। अच्छा, जब आप आइडेंटिफाई कर लेते हैं एरिया, ठीक है, तो आप कोशिश करें कि उसको डुप्लीकेट ना करें, अपनी एफर्ट्स को अलग करें, यानी कि कुछ अलग डायरेक्शन, कुछ अलग वेज में जाके आप काम करें, ठीक है। प्लेस वंस ओरिजिनल वर्क इन केस ऑफ दीज आर डिस्ट्रेक्शन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एग्जिस्टिंग लिटरेचर। ठीक है, आप कोई भी एक ओरिजिनल वर्क देखें जो कि बिल्कुल ओरिजिनल हो, न्यूली वर्क हो, उसको देखें। उसके बाद आप क्या करेंगे, उसमें से लिटरेचर को फाइंड आउट करें, लिटरेचर आप लोग जो है वो अपने पास रखें। उसके बाद लिटरेचर को जो है आप कॉपी कर सकते हैं, उनको ऑथेंटिक जो उनकी जो है कंट्रीब्यूशन है उनका नाम भी दें, उनको भी रेफरेंस दें, तब जाके ये पर्पस ऑफ लिटरेचर रिव्यू का पूरा होता है। सही है बच्चे, आगे चलते हैं। सर जी बच्चे। सर पीछे करिएगा, एक पॉइंट पूछना है। सही बच्चे, पूछें। सर ये आइडेंटिफाई न्यू वेज टू इंटरप्रेट, ये वाला पॉइंट बता दें अगेन। अच्छा, आइडेंटिफाई न्यू वेज टू इंटरप्रिटेशन। इंटरप्रेट का क्या मकसद होता है कि आपको न्यू डायरेक्शंस, न्यू वेज को जाके आपको एक्सप्लोर करना है, फाइंड आउट करना है, ठीक है। इंटरप्रिटेशन आपको करनी है, ठीक है। इसका मकसद ये होता है कि आप जो है, आपने लिटरेचर तो देख लिया, रिव्यू लिटरेचर देख लिया, अब जाहिर बात है आप सेम कॉपी पेस्ट तो नहीं करेंगे, सेम उस जो है टॉपिक को तो नहीं ले आएंगे ना, तो आप क्या करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं और अपनी न्यू डायरेक्शंस को फाइंड आउट करते हैं, न्यू वेज को फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो और इसमें वो भी आप चीज़ें फाइंड आउट करते हैं कि इसके अंदर कौन सी चीज़ें रह गई, कौन से गैप्स इसके अंदर आ गए, कौन सी जो है चीज़ें इनसे मिस हो गई, ठीक है। आप उन चीज़ों को लेते हैं, प्रीवियस रिसर्च को देखते हैं, फिर आप जाके अपनी डायरेक्शंस को, यानी कि आप तयन करते हैं कि मुझे किस डायरेक्शन में जाना है, मुझे किस वे से काम करना है, मुझे किस तरह इंटरप्रिटेशन करना है, मुझे क्या काम करना है। तो आपको एक आइडेंटिफाई करना है न्यू वे, यानी कि आपको एक जो है न्यू वे को एक्सप्लोर करना है, सर्च करना है, तो आपको क्या करना है। तो ये जो है पॉइंट जो है, इस तरह आप इसको डिफाइन कर सकते हैं। तो पर्पस ऑफ रिव्यू लिटरेचर का यही होता है, लिटरेचर रिव्यू का किस, क्यों आप पर्पस कर, क्यों मकसद, क्या मकसद है कि आप लिटरेचर को रिव्यू कर रहे हैं। सही ओके है, सर, थैंक यू। इट्स ओके बच्चे। अच्छा, अब है लिटरेचर रिव्यूज एज अ प्रोसेस। प्रोसेस किस तरह होता है, किस तरह प्रोसेस किया जाता है, बिल्कुल सिंपली प्रोसेस होता है। सबसे पहले आप क्या करते हैं, सबसे पहले आप लिस्ट, व्हाट डू यू मीन बाय लिस्ट, यानी कि आप जो भी डेटा सर्च करते हैं, जितना भी डेटा है, आप उसको जो है सॉर्ट आउट करते हैं, लिस्टिंग बनाते हैं, लिस्ट करते हैं। उसके बाद उसको वन बाय वन आप रीड आउट करते हैं, ठीक है। रीड आउट प्लस सर्च, ठीक है। सर्च क्या करते हैं आप, जाहिर बात है आपके पास स्पेसिफिक टॉपिक होता है, स्पेसिफिक आपके पास टाइटल है, आप उन जो है तमाम जो डेटा आपके पास है, जो सॉर्ट आउट किया है आपने, लिस्टिंग किया है, उसमें सर्च आउट करें कि आपके काम का कितना डेटा है, आपके काम से रिलेटेड कितना डेटा है, आपके टाइटल के रिलेटेड कितना डेटा है। फिर उस जो है डेटा में जाके आप सर्च आउट करते हैं कि आपका काम का कितना है, क्योंकि टॉपिक सेम हो सकता है, मे बी काम डिफरेंट हो, मे बी किसी और पर्पस पे हो, मे बी किसी और डायरेक्शन की तरफ हो, तो वो आप सर्च करते हैं। सर्च के बाद आप जाहिर बात है उसमें से कुछ लर्न करते हैं। लर्न का मकसद ये है कि आप कुछ चीज़ें उसमें से उठा लेते हैं, कुछ चीज़ें आपको पसंद आ गई, कुछ चीज़ों को आपको न्यू इन्फॉर्मेशन मिल गई, कुछ चीज़ें आपने लर्न की, ठीक है। लर्न करने के बाद आप जो हैं टू स्टार्ट राइट, फिर आप क्या करते हैं,
लिखना शुरू करते हैं। ठीक है, लिखना शुरू करते हैं। लिखना शुरू करने का मकसद ये होता है कि वो पहले आपका ड्राफ्ट होता है, रफ ड्राफ्ट कहलाता है। वो ड्राफ्ट कोई फाइनल नहीं होता, वो ड्राफ्ट जो है वो बार बार रीचेक आउट होता रहता है, चेक आउट होता रहता है, उसके बाद उसको फाइनलाइज किया जाता है। ठीक है, तो एक ये सिंपल प्रोसेस है, 4 वर्ड के अंदर अंदर इस प्रोसेस को कंप्लीट किया गया है। सर लिस्ट, सर्च, लर्न, राइट। जी बच्चे। सर ये लिस्ट का क्या बताया था आपने? लिस्ट का मकसद है, सबसे पहले आप डेटा को सॉर्ट आउट करते हैं। डेटा को आप जो है वो जस्ट लाइक आपने 300 पेपर आपने सर्च कर लिए, सही है बच्चे, 300 पेपर सर्च कर लिए, लेकिन आपके टॉपिक, आपके रिसर्च, आपके टाइटल के साथ जो है रिलेवेंट पेपर जस्ट कितने थे, 200 थे, यानी कि 100 एक्स्ट्रा थे। आपने जब सॉर्ट आउट कर दिया, 100 को आपने अलग कर दिया और 200 को अलग कर दिया। अब आपके पास 200 पेपर बच के जिसमें आपको देखना है, काम करना है। तो आपने क्या किया, उन 200 की लिस्ट बना ली, उनको चेक आउट कर लिया, फिर उन पेपर्स में जाके आप सर्च आउट करते हैं, एक्सप्लोर करते हैं। ठीक है, सर्च करने के बाद जो आपकी काम की चीज़ें जो यानी कि आपके टॉपिक से रिलेवेंट है, आपके रिसर्च से रिलेवेंट है, वो चीज़ें आप क्या करते हैं, उनको एज अ रेफरेंस तौर पर यूज़ करते हैं। उन चीज़ों से आप लर्न करते हैं, उस मेथड को देखते हैं, उस प्रोसेस को देखते हैं। ये जो मरहला होता है इसको कहा जाता है लर्निंग प्रोसेस। ठीक है, लर्निंग प्रोसेस के बाद आप क्या करते हैं, राइटिंग स्टार्ट करते हैं, यानी कि लिखना शुरू कर देते हैं, अपने जो है लिटरेचर रिव्यू को लिखना शुरू कर देते हैं। तो इस तरह की पूरी स्टडी जो होती है, ये एक सिंपल प्रोसेस है रिव्यू लिटरेचर का, लिस्ट, सर्च, लर्न एंड राइट। ठीक है, इस तरह से आपको जो है वो सर्च आउट करना होता है, एक्सप्लोर करना होता है। आगे बच्चे बात समझ। ठीक है, ये एक यानी कि आपका साइकिल दिया गया है, प्रोसेस दिया गया कि आप काम किस तरह करते हैं। सही बच्चे, आगे चलते हैं। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अच्छा, कंपोनेंट्स ऑफ लिटरेचर रिव्यू, क्या कंपोनेंट्स होते हैं जो हैं लिटरेचर रिव्यू के, किस तरह आप लिटरेचर रिव्यू करते हैं, लिटरेचर को किस तरह देखते हैं, किस तरह उसकी स्टडी करते हैं। इसमें 4 स्टेज होते हैं। सबसे पहले प्रॉब्लम फार्मूलेशन। व्हाट डू यू मीन बाय प्रॉब्लम फार्मूलेशन, यानी कि आप जिस ऑब्जेक्ट पे, जिस पे काम करने जा रहे हैं, ठीक है, जो आपका सब्जेक्ट है, जो टाइटल है, जाहिर बात है सब्जेक्ट और टाइटल के अंदर भी जो है ना आपको एक गोल दिया जाता है, एक ऑब्जेक्ट दिया जाता है कि आपको ये फाइंड आउट करना है, ये काम करना है, तो वो प्रॉब्लम फार्मूलेशन है। इसमें लिखा है विच टॉपिक आर फील्ड इज बीइंग एग्जामाइंड एंड व्हाट आर इट्स कंपोनेंट्स इशू। तो आपको कौन सी फील्ड, कौन से टॉपिक पे आपको जो है एक्सप्लोर करना है, रिसर्च करना है, फाइंड आउट करना है, और उनके जो है कंपोनेंट इशू क्या हैं। ठीक है, इस तरह जस्ट लाइक आपको टॉपिक दिया जाए कि मेज क्रॉप एंड इट्स डिजीजेस। ठीक है, मेज क्रॉप के डिजीज के बारे में आपको स्टडी करनी है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप अपने टॉपिक पे सर्च करेंगे कि मेज क्रॉप है क्या, किन सीजन्स में इसको जो है ग्रो करवाया जाता है, कल्टीवेट करवाया जाता है, किन कंडीशंस के अंदर कल्टीवेट कराया जाता है। फिर आपको जो है उसकी फिजियोलॉजी बतानी पड़ती है क्रॉप की। ठीक है, अच्छा, इसके बाद आप किन चीज़ों के पास आते हैं, फिर आप आते हैं प्रॉब्लम क्या है, कंपोनेंट इश्यूज क्या है। इश्यूज क्या है, हमारे डिजीज हैं। अब डिजीज तो बहुत सारे हैं, सॉइल बोर्न डिजीज होते हैं, सॉइल के अंदर भी डिजीज होते हैं, एयर के अंदर भी डिजीज होते हैं, सीड के अंदर भी होते हैं, वाटर के अंदर भी होते हैं, इन्वायरमेंट के अंदर भी होते हैं। तो फिर आपको जो है वो 1 बाय 1 कंपोनेंट इश्यूज को डिफाइन करना होता है, एक्सप्लेन करना होता है। तो इस तरह जो है ये काम होता है। ठीक है, आगे बात समझ में। तो ये जो फर्स्ट स्टेज है ये कहलाता है प्रॉब्लम फार्मूलेशन। आपका टॉपिक क्या है, ठीक है, और टॉपिक के सब कंपोनेंट्स क्या हैं, और इश्यूज क्या आपको फाइंड आउट करने हैं। सही है बच्चे। अच्छा, इसके बाद आ जाता है सेकंड स्टेज जो है वो है लिटरेचर सर्च का। ठीक है, जो मैं आपको बता भी चुका हूँ, और जो है ना मैं आपको दोबारा इसको बता दूँ। अच्छा, इसके बाद जब आपको प्रॉब्लम की भी पता चल जाती है, आपको टॉपिक का भी पता चल जाता है, आपको टॉपिक में क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, क्या इश्यूज हैं, क्या कंपोनेंट्स हैं जो आपको एक्सप्लोर करने हैं। इसके बाद आप किस तरफ जाते हैं, आप मूव टूवर्ड लिटरेचर सर्च, लिटरेचर सर्च की तरफ मूव करते हैं। ठीक है, इसके लिए आपको डिफरेंट जो है फाइंड आउट करना होता है, मटेरियल फाइंड आउट करना होता है, रिसर्च पेपर्स फाइंड आउट करने होते हैं, बुक्स, जर्नल्स में से जाके अपना रिलेवेंट टॉपिक जो है वो फाइंड आउट करना होता है। पता है आप लोगों को इसके बारे में कि आप सर्च किस तरह करेंगे, क्या गूगल पे डायरेक्ट लिख के आप सर्च आउट करेंगे? मेरे ख्याल में आपको मैं बता चुका हूँ इस चीज़ के बारे में। जी बच्चे, किस तरह सर्च करते हैं आप लोग? सारे बच्चे सो रहे हैं शायद। गूगल स्कॉलर में जाके आप इसको सर्च आउट करते हैं। ठीक है, यहाँ इसके अलावा एक और इंजन जो आजकल बहुत ज़्यादा है, पबमेड। पबमेड का मकसद होता है मेडिकल पब्लिशन या मेडिसिनल पब्लिशर। ये जो है सर्च इंजन है। ये तो एक तो गूगल वालों का है, गूगल स्कॉलर, और पबमेड जो है एनसीबीआई वालों का है, एनसीबीआई वालों का है।
ठीक है, ये जो है यहाँ पे जाके आप लोग सर्च आउट करते हैं, अपना डेटा को लिटरेचर सर्च करते हैं, यहाँ से आप डेटा जो है वो पिक करते हैं, उसके बाद उसको जो है वो सर्च करते हैं, अपने प्रॉब्लम को या अपना जो है वो डेटा फाइंड आउट करते हैं। सही है बच्चे, तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ठीक। अच्छा, लिटरेचर सर्च के अंदर आप क्या करते हैं, फाइंडिंग मटेरियल्स रिलेवेंट टू द सब्जेक्ट बीइंग एक्सप्लोर्ड। जो सब्जेक्ट है, जो टाइटल है, उसको आप जो है वो सर्च आउट करते हैं, मटेरियल फाइंड आउट करते हैं, बहुत सारे पेपर्स, बहुत सारे बुक्स को फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद आ जाता है डेटा एवोल्यूशन। थर्ड स्टेज जो है वो है आपका डेटा एवोल्यूशन। व्हाट डू मीन बाय डेटा एवोल्यूशन? डेटा एवोल्यूशन का मकसद ये होता है, जो आपके पास अब डेटा आपने लिख लिया, अपने पास इसको सेव कर लिया, तो उसको एवोल्यूट करते हैं। एवोल्यूट का मकसद है उस ड्राफ्ट को बार बार चेक करते हैं, इसके अंदर कौन सी चीज़ें जो है वो सिग्निफिकेंट हैं और कौन सी चीज़ें जो है अंडरस्टैंडेबल है, कुछ कौन सी चीज़ें जो है वो इस तरह बोले मिस यानी कि वो बेकार हैं, आपके लिए यूजलेस हैं। ठीक है, तो उन चीज़ों को आप क्या करते हैं, डिटेक्ट करते हैं, उन चीज़ों को जो है आप वहाँ से क्या करते हैं, डिटेक्ट कर लेते हैं, खारिज कर लेते हैं। ठीक है, ताकि आपके पास जो एक ड्राफ्ट बने रिव्यू लिटरेचर का, वो बेस से बेस्ड हो। ठीक है, तो लिटरेचर को जो बेस से बेस बनाने के लिए आप खुद भी इसको जो है एक्सप्लोर करते हैं, खुद भी इसको एवोल्यूट करते हैं, और जो है बाकी जो आपका सुपरवाइज़र हैं, या जो आपका लीडर है, या आपका प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर है, जो आपको ये काम कर रहा है, वो भी एवोल्यूट करता है। तब जाके आप लोगों का कुछ डेटा जो है वो सही यानी कि मानों के अंदर जो है वो प्रेजेंट होता है, रिप्रेजेंट होता है बुक के अंदर, या आप जो काम कर रहे हैं उसके अंदर। ठीक है, ठीक है। तो टॉपिक को अंडरस्टैंड करना होता है, फिर डेटा को एवोल्यूट करना होता है। ठीक है, डेटा को किस तरह एवोल्यूट किया जाता है, बाज़ औक़ात टेबुलेशन फॉर्म के अंदर एवोल्यूशन किया जाता है, एवोल्यूट किया जाता है, और बाज़ औक़ात इसकी एवोल्यूशन जो है वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस पे भी होती है। तो जो एवोल्यूटर होते हैं, वो जो क्या करते हैं कि टेबल फॉर्म को पहले समझते हैं, या जो है ग्राफ को समझते हैं, फिर उनको रिजल्ट के साथ कंपेयर करते हैं कि इवन इसने रिजल्ट्स सही लिखे हैं या नहीं लिखे। अच्छा, फोर्थ स्टेज और लास्ट स्टेज है एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। ठीक है, एनालिसिस क्या होता है? एनालिसिस का मकसद ये होता है कि अपने डेटा को किसी और डेटा के साथ कंपेयर करना। ठीक है, कि आपका डेटा उसके साथ लिटिल बिट जो है वो रिलेटेड है, या टोटली जो है वो उससे डिफरेंट है। ठीक है, इस तरह की जो एक्टिविटीज़ जो होती है वो कहलाती है एनालिसिस। ठीक है, और इंटरप्रिटेशन यानी कि इससे क्या आप रिकमेंडेशंस ले सकते हैं, क्या इसका आउटपुट आया। ठीक है, ये जो है ये एक डिस्कशन का मरहला होता है, डिस्कसिंग द फाइंडिंग्स एंड कंक्लूजन। ठीक है, कंक्लूजन क्या होता है? कंक्लूजन सबसे लास्ट में होता है। कंक्लूजन जो है एक ही पैराग्राफ में लिखा जाता है। ठीक है, और कंक्लूड का मकसद ही यही होता है कि आप 10-12 लाइंस के अंदर उसको कंक्लूड करें, पूरे टॉपिक को, पूरी स्टडी को, तो वो कंक्लूजन कहलाता है। कंक्लूजन के अंदर आप अपनी की फाइंडिंग्स को देते हैं, तमाम फाइंडिंग्स, तमाम रिजल्ट्स को डिस्कस नहीं करते, सिर्फ अपनी की फाइंडिंग्स को देते हैं, की फाइंडिंग के बेस पे ये बनाया जाता है। सही है बच्चे, आगे आपको समझ में? क्या इसके 4 स्टेज हैं रिव्यू लिटरेचर के? सही है, आगे चलते हैं। यस सर। अच्छा, वर्किंग विथ लिटरेचर, आपको किस तरह काम करना होता है लिटरेचर पे। ठीक है, इसमें 4 आपके पास जो हैं इसके कंपोनेंट्स होते हैं, फाइंड इट, मैनेज इट, यूज इट, रिव्यू इट। ठीक है, वंस अगेन मैं इसको रिपीट कर देता हूँ, फाइंड इट, मैनेज इट, यूज इट, रिव्यू इट। ठीक है, तो सबसे पहले जो है हम इस मेन कंपोनेंट की जरूरत आते हैं, फाइंड इट, जो आपको मैं बता चुका हूँ। ठीक है, फाइंड इट में क्या होता है कि नोइंग द लिटरेचर टाइप्स, आपने किस तरह लिटरेचर टाइप को जो है वो सर्च किया है, नंबर 1 ये होता है। सेकंड, यूजिंग अवेलेबल रिसोर्सेज, आपके पास कौन कौन सी रिसोर्सेज अवेलेबल है, होनिंग योर रिसर्च स्किल्स। ठीक है, तो सबसे पहले आ जाते हैं नोइंग लिटरेचर टाइप्स। ठीक है, आपको किस तरह का डेटा सर्च आउट करना है। ठीक है, आपको मैं ये भी बता चुका हूँ, एक होते हैं रिसर्च पेपर्स होते हैं, एक होते हैं रिव्यू पेपर्स होते हैं, एक शार्ट कम्युनिकेशंस होते हैं, और इसके अलावा एक पेपर जो होते हैं वो स्टडी केस होते हैं। ठीक है, कुछ बुक्स की फॉर्म में आते हैं, कुछ बाकी जो है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में आते हैं, कुछ मैगजीन्स के अंदर डेटा होता है, कुछ डेटा जो है आपका न्यूज़पेपर्स के अंदर भी होता है। ठीक है, तो नोइंग द लिटरेचर, आपको किस लिटरेचर पर काम करना है, आपकी स्टडी ऑफ नेचर क्या है, तो आप इस हिसाब से इन चीज़ों को सॉर्ट आउट करते हैं, या साइंट जो है एक्सप्लोर करते हैं। ठीक है बच्चे। अच्छा, फिर यूजिंग अवेलेबल रिसोर्सेज, आपके पास क्या रिसोर्सेज अवेलेबल हैं? आजकल तो तकरीबन सबके पास एक्सेस है, नेट का एक्सेस है। ठीक है, सेल फोन पे भी आप यूज़ कर सकते हैं, लैपटॉप पे भी यूज़ कर सकते हैं। इससे जो है कुछ अरसा पहले, यानी कि आज से 10-15 साल, लोग जो है लाइब्रेरीज को ज़्यादा फोकस करते थे। यूनिवर्सिटीज़ की लाइब्रेरीज हों, चाहे वो
पब्लिक लाइब्रेरीज हों, चाहे वो रिसर्च इंस्टीट्यूट्स की लाइब्रेरीज हों, वहाँ पे जाके बहुत सारे बुक्स या जर्नल्स को जो है वो गैदर करते थे, कलेक्ट करते थे, उनमें से अपने जो स्पेसिफिक डेटा था उनकी फोटोकॉपी वगैरह करवा लेते थे, तब जाके घर में बैठ के वो काम करते थे। लेकिन आजकल तो आपके पास रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा अवेलेबल हैं, लेकिन उसके अंदर भी कॉम्प्लिकेशंस हैं। जस्ट लाइक आप कोई भी टॉपिक लिखें, जाके गूगल में सर्च आउट करें, तो एक्सेस के लिए आपको कुछ पे करना पड़ता है, कुछ आपको एक्सेस के लिए रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ती है, ठीक है, या आपको जो है रजिस्ट्रेशन के लिए भी आपको कुछ पेमेंट करनी पड़ती है। तो दुनिया के जितने बड़े पब्लिशर्स हैं उनके पास डेटा तो मौजूद होता है, लेकिन वो रजिस्ट्रेशन के ज़रिए करवाते हैं या वो कुछ अर्निंग करते हैं। अच्छा, तो कुछ इस तरह के जो जर्नल्स होते हैं जिन पे ओपन एक्सेस होता है, जस्ट लाइक वो आईपी चेक करते हैं। व्हाट डू मीन बाय आईपी? इंटरनेट प्रोटोकॉल जो होता है उसको चेक आउट किया जाता है कि ये कहाँ से, ये जो है इंडिविजुअल अपने पर्सनली यूज़ कर रहा है या किसी रिसर्च इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड है। तो वो आईपी जो होती है वो शो करती है कि ये इंडिविजुअल नेट यूज़ कर रहा है या यूनिवर्सिटी का कर रहा है। अगर आप यूनिवर्सिटी में से नेट यूज़ करें, क्योंकि यूनिवर्सिटी एफिलेटेड है गवर्नमेंट की, तब जाके आपको एक्सेस मिल जाता है। वो भी साइंस डायरेक्ट वगैरह इस तरह की जो बड़ी बड़ी वेबसाइट्स हैं, इनसे जो है वो मिल जाता है। ठीक है, इसके बाद होनिंग योर सर्च स्किल्स। इसका मकसद है कि आपको जो है आपके अंदर सर्च या ब्राउजिंग के स्किल्स होने चाहिए, आपको पता होना चाहिए, आप थोड़े से शार्प माइंडेड हो इसके अंदर, थोड़े से आपके अंदर जो है इस तरह की एबिलिटीज़ हों कि आप जो है फौरी तौर पर जो है इन चीज़ों को सर्च आउट करें, ब्राउजिंग करें। आजकल तो मेरे ख्याल में कोई ये बड़ी बात नहीं है, क्योंकि तमाम बच्चे इस चीज़ से अवेयर हैं और वो अच्छी जो है ब्राउजिंग भी कर लेते हैं, उनको पता भी होता है किस तरह डेटा को सर्च आउट किया जाता है। सही है बच्चे? तो ये सबसे पहले मरला होता है फाइंड इट, उसके बाद हो जाता है मैनेज इट। अच्छा, मैनेज इट का जो है ना थोड़ा सा प्रोसेस कॉम्प्लिकेट है। ठीक है, कॉम्प्लिकेट क्यों है? मैनेज इट आपको सबसे पहले समझ जब आएगा जब आप उसको रीड आउट करेंगे। ज़ाहिर बात है, पेपर 1-2 तो नहीं होता, पेपर जो होते हैं वो आप अगर गैदर करेंगे, कलेक्ट करेंगे तो मिनिमम 50 या 100 तक। अब 100 या 50 के पेपर जो है वो रीड आउट करना इतना आसान नहीं होता। तो हम क्या करते हैं, ज़्यादातर रिसर्चर किस चीज़ पे फोकस करते हैं, हम एब्स्ट्रैक्ट, ये बात याद रखिएगा, चले मैं लिख भी लेता हूँ यहाँ पे। जब भी आप डेटा को मैनेज करते हैं या डेटा को फाइंड आउट कर लेते हैं, तो आप लोग क्या करते हैं, यानी कि आप समझते हैं कि इसमें किस तरह का काम किया गया है, तो आप एब्स्ट्रैक्ट को जो है वो पढ़ लेते हैं और कंक्लूजन को। ठीक है, तो आपको पूरा रिसर्च पेपर भी समझ में आ जाता है कि इस रिसर्च पेपर में क्या काम किया गया है, इसकी की फाइंडिंग्स क्या है, इवन ये पेपर हमारे काम का है या नहीं है। पूरा पेपर अगर मे बी 10 पेज का भी हो सकता है, 15 पेज का भी हो सकता है, 6 पेज का भी हो सकता है, 8 पेज का भी हो सकता है, लेकिन एब्स्ट्रैक्ट और कंक्लूजन पढ़ने से आपको पूरी चीज़ समझ में आ जाती है, पूरी बात समझ में आती है। इसी तरह ही है जिस तरह आप बुक का कंटेंट पढ़ लें। ठीक है, बुक का कंटेंट पढ़ लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इस बुक में कौन कौन सी चीज़ें अवेलेबल हैं। ठीक है बच्चे, आ गई बात समझ में? चलें, ठीक है। इसके बाद अच्छा, मैनेजमेंट, इसका मैनेज इट के अंदर और बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, बल्कि 3 चीज़ें ही हैं। रीडिंग एफिशिएंटली, आपने रीड आउट करना है। रीड आउट क्या करना है, मैंने आपको बता दिया, एब्स्ट्रैक्ट एंड कंक्लूजन। ठीक है। अच्छा, कीपिंग ट्रैक ऑफ रेफरेंसेस। कीपिंग ट्रैक ऑफ रेफरेंस का मकसद ये होता है आपको रेफरेंसेस वहाँ से पिक करने। जस्ट लाइक एक पेपर के अंदर आपको एक पेपर पसंद आ गया, यानी कि ये पेपर मेरे काम से रिलेटिव है, तो आप क्या करते हैं, वो पेपर आप फाइंड आउट करते हैं, इंट्रोडक्शन वगैरह पढ़ते हैं, उसमें से आपको कुछ रेफरेंस पसंद आ गए, ठीक है, कि ये रिलेवेंट मेरे काम से भी हो सकते हैं। वही रेफरेंस आप क्या करते हैं, दोबारा गूगल के अंदर जाके सर्च आउट करते हैं और उनका काम आप जो है वो रीड आउट करते हैं। तो ये होता है कीपिंग ट्रैक ऑफ रेफरेंसेस, यानी कि आप जो है रेफरेंसेस को पिक करते हैं, रेफरेंसेस को जो है चॉइस करते हैं, रेफरेंसेस को जो है आप आगे जाके उनको फर्दर सर्च आउट करते हैं। आ रही है बात समझ में? ठीक है। उसके बाद है राइटिंग रिलेवेंट नोटेशंस। क्या होता है कि जो आपके रिलेवेंट चीज़ें होती हैं, आपके पास रिलेवेंट जो डेटा होता है, आपके पास रिलेवेंट जो रेफरेंसेस होते हैं, उनको आप क्या करते हैं, राइट आउट करते हैं, अपने पास लिखते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस कहलाता है मैनेज इट। ठीक है, इसके बाद आ जाता है यूज इट। ठीक, यूज इट के अंदर सबसे पहले जो है फर्स्ट चीज आती है चूजिंग योर रिसर्च टॉपिक। ठीक है, तो आप के पास हालांकि टॉपिक ऑलरेडी प्रेजेंट होता है, लेकिन ये भी इसका जो है कंपोनेंट है। आपके पास जो टॉपिक है उस टॉपिक से ये मैच कर रहे हैं या नहीं कर रहे, पेपर्स या आपका डेटा मैच कर रहा है, तो आप जाहिर बात है उसी चीज़ पे लिख लेंगे। ठीक है, और आपके जहन में जो ऑब्जेक्टिव्स हैं या स्टडी के जो ऑब्जेक्टिव हैं वो भी इसके अंदर डेवलप हो रहे हैं या नहीं हो रहे। ठीक है, आर्ग्यूइंग ऑफ रेशनल ये हो रहा है, यानी आप कितने इसके साथ जो है क्या करते हैं, कंपैरिजन हो रहा है, कितना आपका डेटा इसके साथ जो रिलेटिवली है या जो है इससे बिल्कुल हट के है। तो इन चीज़ों को आपको
आंसर देना होता है, ठीक है। इन्फॉर्मिंग योर वर्क विथ थ्योरी, ठीक है। अपने काम का जो होता है वो आप काम भी कर रहे होते हैं और उस काम का जो है आप इंफॉर्मेशंस वगैरह जो है अपने को सुपरवाइजर या सुपरवाइजर जो या पीआई प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर उनको भी आप साथ में जो है आप उनको साथ में उनको भी इन्फॉर्म कर रहे होते हैं कि किस तरह का काम जो है मैंने किया है और किस तरह इसको समराइज किया है। तो वो अपने एक्सपीरियंस के बेस पे आपको और ज़्यादा इससे जो है सजेशंस भी देगा और उसके अंदर अमेंडमेंट भी करवाता है, ठीक है। डिजाइनिंग मेथड, इसके बाद आपने जब काम देख लिया, आपने कर लिया, रिव्यू कर लिया, तो आप क्या करते हैं, एक मेथड डिजाइन देते हैं कि आपको क्या काम करना है, आपको किस तरह कंक्लूड करना है, किस तरह इसको जो है वो फाइंड आउट करना है काम को, तो ये कहलाता है डिजाइनिंग मेथड, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आ जाता है रिव्यू इट। अब जब आपने सारा काम कर लिया, लिख लिया, देख लिया, उसके बाद आप क्या करते हैं, उस काम को बार बार रिव्यू करते हैं, 4 to 5 टाइम इस काम को रिव्यू किया जाता है, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग द लिटरेचर रिव्यू पर्पस, आप अंडरस्टैंड करते हैं कि मैं जो लिटरेचर मैंने रिव्यू किया है, जो मैंने जो है पेस्ट किया है, या जो लिटरेचर मैंने लिखा है, किया है, राइट अप किया है, तो वो इवन अंडरस्टैंडिंग एबल है, यानी कि या रिलेवेंट है मेरे टॉपिक से या रिलेवेंट नहीं है, ठीक है। इंश्योरिंग एडिक्वेट कवरेज, यानी कि कवरेज हो रहा है, कवर हो रही है कि आपका जो रिसर्च वर्क है, आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं वो कवर हो रहे हैं इसमें। राइटिंग पर्पसफुली, राइटिंग का पर्पस इसमें कंप्लीट हो रहा है या नहीं हो रहा, राइटिंग जिस मकसद के लिए आपने लिखा था वो पूरा हो रहा है या नहीं हो रहा। वर्किंग ऑन स्टाइल एंड टून, ठीक है। व्हाट डू यू मीन बाय वर्किंग ऑन स्टाइल टून? अब चले बच्चे आप लोग बताएं, मुझे लगता है कि आप लोग सब सोच चुके हैं। व्हाट डू यू मीन बाय वर्किंग ऑन स्टाइल एंड टून? जी बच्चे। बच्चे मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ। हाँ बच्चे। सर मतलब कि इफेक्टिव वे में उसको लिखना चाहिए ना, कि मतलब जो काम की चीजें हो उसी को लिखे, आगे पीछे की चीजें मतलब ना बताएं। जी गुड गुड बच्चे। कोई और, इसके अलावा कोई और? बाकी बच्चे प्रेजेंट भी हैं सर या सिर्फ? मतलब जी बच्चे, हाँ बोलो। सर मतलब जो भी लिखा है उसको ऐसे लिखना चाहिए कि वो ना सिर्फ हमें बल्कि दूसरे पढ़ने वालों को भी समझ आए और लगे कि हमने सारी बातें कवर की हैं उसमें। अच्छा गुड। और चीज और कोई? लड़कों में से बस कोई सीक्वेंस होना बताए? चाहिए एक चीज का, मतलब एक हाँ सीक्वेंस हो। हाँ बोलो। हाँ मार्क सर क्या मैं कह बोल रहा रहे हूँ हो? एक चीज का सीक्वेंस होना चाहिए, जैसे शुरू से लेकर आखिर तक जो आपने लिखा भी है उसका एक सीक्वेंस हो प्रॉपर वे में। सही बच्चे, गुड गुड। और कोई? अ, अच्छा बच्चे, चलें, थैंक यू, आप लोगों ने सही बताया, काफ़ी हद तक सही बताया, काफ़ी हद तक क्लियर होगा, ठीक है। आपके पास जो भी माइंड में हो आप विदाउट एनी हेजिटेशन बोल दिया करें, ना मैं इस चीज़ पे डांटने वाला हूँ, ना आपको मैं कुछ बोलने वाला हूँ। आपके माइंड में जो भी हो, चाहे गलत हो, चाहे जो भी आपके माइंड में आ रहा है, आप बोल दिया करें, बोलने से आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस इंक्रीज होगा। अच्छा बच्चे, वर्किंग ऑन स्टाइल एंड टूल का मकसद ये होता है कि कुछ जो पेपर्स होते हैं उनका वर्किंग जो होती है, या बॉडी मेथड होता है, या बॉडी लैंग्वेज होती है, वो बिल्कुल डिफरेंट होती है। जस्ट लाइक जो रिसर्च के पेपर्स होते हैं उनके अंदर टेक्निकल वर्ड्स को यूज़ किए जाते हैं। बायोटेक्नोलॉजी का पेपर तो बायोटेक्नोलॉजिकली जो जितने भी टर्म्स है वो यूज़ की जाती हैं, ठीक है। अब जस्ट लाइक आप किसी शायरी का किताब पढ़ेंगे, पोइट्री का, तो जाहिर बात है पोइट्री के अंदर जो है वो उनकी जो है बॉडी ऑफ लैंग्वेज अलग होती है, उसकी जो है पूरी जो है, आप अगर किताब को पढ़ लेंगे तो आपको बिल्कुल ही अलग सा जो है मेथड है। इस तरह अगर आप कोई स्टोरी की बुक पढ़ेंगे वो बिल्कुल अलग होगी, सोशल साइंस की पढ़ेंगे वो बिल्कुल अलग होगी, ठीक है। टेक्स्ट बुक पढ़ लेंगे वो बिल्कुल अलग होगी। लेकिन हर किसी बुक का जो है वो स्टाइल चेंज होता है, ठीक है। हर बुक का जो लिखने का मेथड अलग होता है, टेक्निकल टर्म्स अलग होती हैं, टेक्निकल लैंग्वेज यूज़ की जाती है, जो कि जो है साइंटिफिक रिसर्च जो पेपर्स होते हैं, अगर आप कोई रिसर्च पेपर उठा के पढ़ ले तो आपको उसके अंदर बहुत ज़्यादा डिफ्रेंशिएट नज़र आएगा, आपको बहुत ज़्यादा डिफरेंस नज़र आएगा कि कौन कौन सी चीज़ें जो है इसमें यूज़ की जाती हैं और कौन से वर्ड्स जो हैं स्पेसिफिक यूज़ किए जाते हैं। यही कि हम सिंपली वर्ड इसके अंदर यूज़ नहीं करते, टेक्निकल वर्ड्स को यूज़ करते हैं, ठीक है बच्चे। आगे चलते हैं। अच्छा, सोर्सेज ऑफ लिटरेचर। अब लिटरेचर की कौन कौन सी सोर्सेज हैं? आपको जाहिर बात है आपको लिटरेचर सर्च आउट करना है, तो आपको किन किन सोर्सेज को देखना होता है। सबसे पहले आप जाते हैं जर्नल आर्टिकल्स, ठीक है। अब जर्नल्स, आप मुझे ऑनेस्टली बताएं कितने बच्चों ने जर्नल्स देखे हैं, रिसर्च जर्नल देखे हैं आप लोगों में से किसी ने?
ऑनेस्टली बताएं मुझे, बी ऑनेस्टली, कि आपने कोई रिसर्च जर्नल देखा हो, उसमें पेपर पब्लिश हो, उसमें पेपर भी आपने देखे हो, कभी ऑनलाइन जाके, कभी वैसे ही जाके देखा हो। किसी ने देखा है रिसर्च आर्टिकल्स, जर्नल्स देखे हैं आप लोगों ने से में से किसी में? जी बच्चे, मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? यस सर। देखे हैं जर्नल्स आप लोगों ने, रिसर्च जर्नल्स? सर आर्टिकल जैसे जर्नल नहीं देखे। अच्छा, आर्टिकल्स देखें, जर्नल नहीं देखें, चले इट्स ओके, ये भी अच्छी बात है, आप लोगों ने आर्टिकल्स वगैरह भी देखे। सिर्फ 2 से 3 बच्चे बात कर रहे हैं, बाकी बच्चे बिल्कुल खामोश है। मुझे नहीं पता कि वो प्रेजेंट भी हैं या नहीं है। अब मैं यही कर सकता हूँ कि जो है बाय नेम किसी बच्चे को कॉल करूँ और वही मुझे बताए फिर, क्योंकि इस तरह जो मैं देख रहा हूँ ना, 2-3 बच्चे ही बात कर रहे हैं, बाकी नहीं कर रहा। मुझे क्या पता कि कोई ऑनलाइन होकर अपनी एक्टिविटीज के अंदर जो है वो बिजी हो। ठीक है, अच्छा चलें। जर्नल आर्टिकल्स क्या होते हैं? एक बहुत ही अथेंटिक, बहुत ही अच्छी सोर्स होते हैं, अथेंटिक सोर्स होते हैं, क्योंकि वो पूरा काम जो है होता है वो कहाँ रिसर्च के थ्रू किया जाता है। उसके बाद वो डिफरेंट एवोल्यूशंस के बाद जो मरहल के साथ प्रोसेस से गुजर के आ रहा होता है, तो वो काम सबसे ज्यादा और अथेंटिक होता है, स्पेशली फॉर अप टू डेट इंफॉर्मेशन। उसके अंदर जो है इंफॉर्मेशन जो होती है वो पूरी अप टू डेट होती है, उसके अंदर जो है सारी चीजें बेस्ड होती हैं। ठीक है, दे आर फ्रीक्वेंटली यूज इन लिटरेचर रिव्यू, और यही चीजें जो है वो लिटरेचर रिव्यू के अंदर फ्रीक्वेंटली यूज हो रही है, बार बार यूज हो रही होती है, लोग उनको रेफरेंस दे रहे होते हैं। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द पब्लिकेशन। ठीक है, अब ये पब्लिकेशन पे डिपेंड करता है कि किस टाइप की पब्लिकेशन है, किस टॉपिक पे पब्लिकेशन है। ठीक है, तो और रेफरेंस पे भी डिपेंड करता है कि कौन से रेफरेंस और कौन से मटेरियल्स को यूज किया गया है। सही है बच्चे, आगे चलते हैं। अच्छा, व्हाट अबाउट नॉन रेफर्ड जर्नल? व्हाट डू मीन बाय नॉन रेफर्ड जर्नल? जिनमें रेफरेंस यूज ही नहीं किए जाते। जस्ट लाइक आपको मैं बता देता हूँ, जस्ट लाइक आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे होते हैं, न्यूज़पेपर के लास्ट में आप देखेंगे कोई भी रेफरेंस नहीं होगा। या आप जो ट्रेड जर्नल है, मैगजीन्स हैं, न्यूज़ लेटर हैं, वो उनमें इंफॉर्मेशन तो मौजूद होती है, लेकिन कोई रेफरेंस मौजूद नहीं होता। ये न्यूज़पेपर्स हैं, मैगजीन्स हैं, न्यूज़ लेटर्स हैं, इसमें पूरे आर्टिकल तो पब्लिश होते हैं, लेकिन किस बिहाफ पे होते हैं वी डोंट नो, हमें नहीं पता। मे बी उनका अपना ओपिनियन हो, अपना ज़ाती ख्याल हो। ठीक है, तो विथ आउट रेफरेंसेस कोई भी डेटा अथेंटिक नहीं होता। विथ रेफरेंस हर कोई डेटा, हर डेटा जो है वो अथेंटिक भी होता है और जो है उसकी वैलिडिटी भी होती है। ये बात आप याद रखें ना कि नॉन रेफर्ड जर्नल्स जो हैं, जस्ट लाइक ट्रेड जर्नल्स हैं, मैगजीन्स हैं, या न्यूज़पेपर्स वगैरह हैं, या वीकली या मंथली जो न्यूज़पेपर्स आते हैं, इनका जो डेटा होता है वो नॉन अथेंटिक होता है, नॉन रेफर्ड होता है, रेफरीड जर्नल होता है। ठीक है, वो रेफरी वगैरह उसको चेक नहीं करते, कोई एवोल्यूशंस नहीं होती। नॉन रेफरीड मटेरियल सच एज ट्रेड जर्नल्स, मैगजीन्स, यूजलेस। ठीक है, स्टैंडर्ड्स ऑफ स्क्रीनिंग प्रोटोकॉल, उसके अंदर इतनी ज्यादा जो है पब्लिकेशंस के अंदर इतना जो है वो ध्यान नहीं दिया जाता, वो जस्ट जो है फॉर्मेलिटी के तौर पर जो है उनको लिखा जाता है। ठीक है, नॉन नॉन रेफर्ड मटेरियल में नॉट बी चेक्ड एज इंटेंसली एज रेफरीड मटेरियल। ठीक है, उसको चेक आउट भी नहीं किया जा सकता प्रॉपरली, रिव्यू भी नहीं किया जा सकता प्रॉपरली, एवल्यूट भी नहीं किया जाता। ठीक है बच्चे, आगे चलते हैं। सोर्सेज ऑफ लिटरेचर, अच्छा इसके अलावा बुक्स। ठीक है, अच्छा बुक्स जो है ये भी एक अच्छी सोर्स इसको माना जाता है, ये बहुत अच्छी सोर्स है लिटरेचर के लिए, क्योंकि इसके अंदर जो है रेफरेंसेस वगैरह भी प्रेजेंट होते हैं, मौजूद होते हैं लास्ट के अंदर। ठीक है, तो इसके अंदर भी डेटा वगैरह जो है वो अपडेट होता है। ठीक है, इसके अंदर भी बाज़ औक़ात जर्नल आर्टिकल्स वगैरह भी पब्लिश होते हैं, तो बुक्स वगैरह से भी देखा जाता है, और जर्नल यानी कि रिसर्च जर्नल वगैरह से भी डेटा को रिव्यू लिटरेचर के तौर पर यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो लिटरेचर रिव्यू के लिए आप ज़्यादातर बुक्स और जर्नल्स को जो है वो करते हैं, क्या करते हैं, उनको रेफर करते हैं। अच्छा, इसके बाद कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग। व्हाट डू मीन बाय कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग? कोई बचाएगा, कोई बच्चे आप लोगों से बताएगा कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग क्या होती है? कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग्स, सब सो रहे हैं बच्चे। जी बच्चे, सर मालूम नहीं। अच्छा, और कोई कभी कॉन्फ्रेंसेस अटेंड किए आप लोगों ने? यस सर। काफी कॉन्फ्रेंस में गए, वहां पे जितनी भी प्रेजेंटेशंस हो रही थी, जितनी भी डेटा आप
देख रहे होते हैं वो एक बुक की फॉर्म में बाद में पब्लिश करवाया जाता है। जो भी इंटरनेशनल अगर कॉन्फ्रेंस होती है तो बाहर से जितने भी रिसर्चर आते रहे वो क्या करते हैं, अपने डेटा को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, अपना काम के बारे में बता रहे होते हैं। तो क्या करते हैं कि लास्ट में जो कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज करवाते हैं वो एक बुक पब्लिश करवाते हैं, यानी कि जो जो उनके पार्टिसिपेंट्स थे, जिन जिन ने डेटा प्रेजेंट किया, उनका वो डेटा उनसे ले लेते हैं और उसके बाद एक बुक के अंदर पब्लिश करवाते हैं। तो वो बुक या वो जो है डेटा क्या कहलाता है, कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग्स कहलाता है। ठीक है, दिस कैन बी यूजफुल इन प्रोवाइडिंग द लेटेस्ट रिसर्च। इसके अंदर जो है लेटेस्ट रिसर्च होती है। ठीक है, इसको भी रिव्यू के लिए यूज किया जाता है। और रिसर्च डेट हैज नॉट बीन पब्लिश, और बाज़ औक़ात ये वो रिसर्च होती है जो अभी तक पब्लिश भी नहीं हुई। ठीक है, तो ये जो है लेटेस्ट इंफॉर्मेशन होती है। दे आल्सो हेल्पफुल इन प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन अबाउट पीपल इन डिफरेंट रिसर्च एरियाज। अच्छा, इसमें ये भी बताया जाता है कि किन यूनिवर्सिटीज, किन इदारों में किस पर्पस के लिए रिसर्च की जा रही है, क्या क्या उनके स्कोप्स हैं, और किन जो है टॉपिक्स पे वो उनका जो है ज़्यादा कंसंट्रेट है। एंड सो कैन बी हेल्पफुल इन ट्रैकिंग डाउन अदर वर्क्स बाय द सेम रिसर्चर। जो उनसे रिलेवेंट रिसर्चर हैं, यानी कि सेम काम करते हैं, वो भी क्या करते हैं कि वो भी जो है उनको भी पता यानी कि उनको भी इंफॉर्मेशन मिलती है कि ये किस तरफ जा रहे हैं और किस पे काम कर रहे हैं। तो उनको भी एक न्यू गाइडलाइन मिलती है, न्यू डोर ओपन होते हैं रिसर्च के, और न्यू चीज़ें एक्सप्लोर होती हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा अच्छा सोर्स है, जो है सोर्स ऑफ लिटरेचर माना जाता है कॉन्फ्रेंस